आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्निंग विद अली हुसैन। 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, जिसके लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे, जैसे अनसर्टेनिटीज यानी कि पैमाइश के अंदर गैर यकीनियत होती क्या है और उन गैर यकीनियत को, उन अनसर्टेनिटीज को कम कैसे किया जाता है। ठीक है, उसको कम करने के लिए हम अहम हिस्सों का इस्तेमाल भी करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो आज का हमारा लेक्चर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, अब इसके रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसके जरिए हम मेजरमेंट्स को कैसे ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर के बारे में करेंगे। पहली बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स अहम इनसे, जैसे हम पैमाइश लेते हैं, ठीक है, पैमाइश के अंदर डिजिट्स आते हैं। अब उन तमाम के तमाम डिजिट्स के अंदर ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो बिल्कुल, जिसके बारे में हम श्योर है कि भाई ये डिजिट्स एक्यूरेट है, ये डिजिट्स क्या है, एक्यूरेट, वो डिजिट्स क्या कहलाएंगे, वो डिजिट्स अहम इनसे कहलाएंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। क्या मैंने कहा कि कोई भी मेजरमेंट के अंदर, पैमाइश के अंदर ऐसे डिजिट्स, ऐसे आदाद, जिन डिजिट्स के बारे में हम श्योर हैं कि वो डिजिट्स बिल्कुल एक्यूरेट है, वो डिजिट्स गलत नहीं है, ऐसे आदाद क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, अहम इनसे कहलाते हैं। कुछ मिसालों से ये बात वाजिया करते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हम। जैसे एक तो ये हमने बात की ना इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, एक और बात कि कोई भी मेजरमेंट के अंदर वो तमाम इनसे जो अहम है, जो एक्यूरेट है, जो बिल्कुल ठीक है, और उन मेजरमेंट्स के अंदर जो डाउटफुल डिजिट्स हैं, जो क्या है, डाउटफुल डिजिट्स। मैंने ऊपर बात की कि भाई मेजरमेंट्स के अंदर ऐसे डिजिट्स जिनके बारे में हम श्योर हैं, यकीनन है कि भाई ये डिजिट्स बिल्कुल एक्यूरेट है, वो डिजिट्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह मेजरमेंट के अंदर जो एक्यूरेट डिजिट्स है और उनके साथ साथ जो डाउटफुल डिजिट्स हैं, जिनके अंदर शक मौजूद है, ऐसे डिजिट्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेस्ट है मेजरमेंट लेने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल से इसको वाजिया करते हैं कि असल में सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन कौन से डिजिट्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और कौन से डिजिट्स जो है वो डाउटफुल होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी चीज की लेंथ मेजर करते हैं, आप मार्कर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, अगर आप मार्कर की लेंथ मेजर करते हैं तो आप 5 इसकी फर्ज करें कि मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, पहली मेजरमेंट हमारे पास आती है 7.7 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ हमारे पास आती है, फर्ज करेंगे 7.8 सेंटीमीटर, तीसरी आपके पास लेंथ आती है 7.9 सेंटीमीटर, चौथी लेंथ आपके पास आती है 7.6 सेंटीमीटर, पांचवी लेंथ आती है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह आप 5 लेंथ लेते हैं और 5 की 5 लेंथ जो है वो डिफरेंट मेजरमेंट देती है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो एक्यूरेट है और कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो डाउटफुल डिजिट्स हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कौन कौन से हैं। अब इसके अंदर जैसे हम देखें कौन सा ऐसा डिजिट है जो एक जैसा हमें नजर आ रहा है, वो क्या है, वो 7 डिजिट है। 7 डिजिट क्या है, ये एक्यूरेट डिजिट्स है, एक्यूरेट डिजिट है, यानी कि दुरुस्त मालूम हिंसा। और वो कौन सा ऐसा हिंसा है जिसके अंदर डाउट पाया जा रहा है, पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला हिंसा जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, पहले 0.7 आया, फिर 0.8, 0.9, 0.6 और 0.5। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर शक पाया जा रहा है, इसके अंदर डाउट पाया जा रहा है। ठीक है, अब इन मेजरमेंट्स के लिहाज से जिनमें एक्यूरेट डिजिट्स भी हो और डाउटफुल डिजिट्स भी हो, वो डिजिट्स जिनमें एक्यूरेट डिजिट्स भी हो और डाउटफुल डिजिट्स भी हो, उनमें एक्यूरेट डिजिट्स क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, अहम इनसे कहलाएंगे। ठीक है, अब मेजरमेंट ज्यादा आपकी एक्यूरेट कब होगी, मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट तब होगी जब सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे, यानी कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन, यानी कि ज्यादा प्रिसीजन, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कब होगी, जब ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ज्यादा होंगे तो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी। मिसाल के तौर पे आप अब इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मीटर रूल का। ठीक है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट हमारे पास होता है तकरीबन 0.1 सेंटीमीटर, यह है मीटर रूल का लीस्ट काउंट। अब अगर हम इसके बजाय इस्तेमाल करें वर्नियर कैलिपर तो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू दे रहा है और ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज दे रहा है। अब वर्नियर कैलिपर के बजाय हम इस्तेमाल करें स्क्रू गेज तो ये देता है 0.001, यानी कि ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज देता है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन देगा, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा होंगे, जिसमें डिजिट सबसे ज्यादा होंगे,
यानी कि जो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा वो उसके डिजिट्स, उसकी मेजरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से वैल्यूज में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, और अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। तो 3 इसमें फैक्टर्स हैं। पहला आपने पढ़ा द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी ज्यादा अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, जितनी ज्यादा कह लें कि जितना ज्यादा महंगा इंस्ट्रूमेंट होगा। अब महंगा इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी अच्छी होगी, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो डिजिट्स उतने ज्यादा वो अच्छे बताएगा, यानी कि उसकी मेजरिंग जो है वैल्यू वो ज्यादा अच्छी होगी। अगर वैल्यू ज्यादा अच्छी होगी तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी उतने ज्यादा एक्यूरेट होंगे। ठीक है, दूसरी बात द स्किल्स ऑफ द ऑब्जर्वर, द स्किल्स ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर के स्किल्स जितने ज्यादा बेटर होंगे उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए, उतनी हमारी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आएगी। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी आपने एक अच्छी चीज ले ली, ठीक है, अगर आपको वो चीज इस्तेमाल करनी नहीं आती तो उस अच्छी चीज का क्या फायदा। जैसे हम बात करें एक 70 बाइक की, ठीक है, अब एक वो एक ब्रांड है, अब 70 बाइक की बात करें तो 70 बाइक तो आपने ले ली, लेकिन उसको चलाने नहीं आपको आता, तो उसके लेने का क्या फायदा। ठीक है, क्वालिटी जितनी ज्यादा बेहतर होगी वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ ऑब्जर्वर जो उसको यूज कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, उस आले को यूज कर रहा है, उसकी स्किल्स भी ज्यादा बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा फैक्टर इसके अंदर है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितनी ज्यादा लेंगे आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट आएगी, उतनी ज्यादा आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने ज्यादा ली, इसके जरिए आप क्या निकाल सकते हैं, आप एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज के जरिए आपकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, दुरुस्त हो जाती है। ठीक है, एक और मिसाल दी हुई है जिससे उसने वाजिया किया हुआ है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से आपकी मेजरमेंट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी, ज्यादा बेटर आएगी। वो मिसाल है हमारे पास, जैसे आप एक कॉइन, एक जो है वो सिक्के का मैथ मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हम उस सिक्के का मैथ मेजर करें, हम पहले मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट होता है 0.001 ग्राम, यानी कि ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज देता है। ठीक है, आपने कॉइन का मैथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया और उसका मैथ आया 3.145। ठीक है, 7 आधे का प्लस माइनस, ये क्या है, ये उसकी अनसर्टेनिटी है, यानी कि इतनी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और इतनी वैल्यू कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज दे रहा है, यानी कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास ज्यादा है। उसके बाद दूसरा हम मेजर कर रहे हैं लीवर बैलेंस से। किसे, लीवर बैलेंस से। लीवर बैलेंस तकरीबन पॉइंट के बाद एक वैल्यू देता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम है, तो इसको हम प्लस माइनस कर देंगे। अब ये इस कॉइन का मैथ लीवर बैलेंस से मेजर करें तो वो देता है 3.1 ग्राम, 3.1 ग्राम। अब ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू दे रहा है, ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज दे रहा है। तो साइंसदान, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज देगा, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा डिजिट्स होंगे वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर देगा, और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी वैल्यू आपकी ज्यादा प्रीसाइज होगी, उतनी वैल्यू ज्यादा आपकी एक्यूरेट होगी। ठीक है, ये तरीके हैं मेजरमेंट को एक्यूरेट लेने के लिए। जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की वर्किंग, यानी कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, असूल है जिनको हम फॉलो करके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बता सकते हैं, यानी आसानी से बता सकते हैं कि अहम आदाद कौन कौन से हैं, काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पहला रूल इसके अंदर कहता है कि भाई ऐसे आदाद तमाम के तमाम डिजिट्स जो 1 to 9 है, यानी 1 और 9 जो है इसके अंदर शामिल है, ये आदाद जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि ये जीरो नहीं है। तो जो डिजिट्स जीरो नहीं है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, वो अहम आदाद कहलाते हैं, यानी कि आप आंखें बंद करके बता सकते हैं जहां पे नॉन जीरो डिजिट्स लिखे हो कि ये सारे के सारे अहम डिजिट्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक पैमाइश लेते हैं सेंटीमीटर के अंदर, वो पैमाइश है 126.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपने एक मेजरमेंट फाइंड की, किसी भी चीज की हो सकती है। अब ये मेजरमेंट के अंदर सारे के सारे आदाद 1 to 9 है, ठीक है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सारे के सारे अहम डिजिट्स है, यानी कि इसके अंदर कितने अहम डिजिट्स हैं 1269, यानी कि चारों के चारों अहम डिजिट्स हैं, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इस तरह आपको कोई भी मिसाल आ जाए जिसमें नॉन जीरो डिजिट्स हो वो सारे के सारे अहम होते हैं। ठीक है,
ये तो है 1 to 9 डिजिट्स के बारे में रूल, ठीक है। इसके बाद रूल्स हैं जीरोस के बारे में, कि जीरोस कब अहम हो सकते हैं और जीरोस कब अहम नहीं होते, ठीक है। यानी कि जीरो में और मे नोट बी सिग्निफिकेंट, जीरोस में और मे नोट बी सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो अहम भी हो सकता है और जीरो बेटा अहम नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब जीरो कब अहम हो सकता है और कब अहम नहीं हो सकता, ये देखते हैं। तीसरे रूल में कहता है कि जीरोस अगर नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, यानी कि ऐसे अदाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो अहम अदाद हैं, अगर उन अहम अदाद के दरमियान में जीरो आ जाए तो वो जीरो क्या हो जाएगा, वो अहम हो जाएगा, ठीक है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो क्या होते हैं, वो अहम होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब है कि ऐसे अदाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे अदाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाए, वो जीरो क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर एक मिसाल लिखी कि 1026.9, ठीक है, मैंने एक मिसाल ये लिखी। अब जीरो, ये जो जीरो लगा हुआ है, ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए कोई डिजिट, कोई जीरो आ जाए तो वो जीरो भी अहम हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, फिर इस टोटल के इस मेजरमेंट के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ठीक है। यानी कि 100 भी अहम है, क्यों अहम है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के दरमियान में, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में, तो ऐसे जीरोस भी अहम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक वैल्यू है 11, अब एक 11 वन दो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, दोनों अहम है। अब इसके दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, फर्ज करें एक जीरो लगा दिया तो क्या बन जाएगा 101, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अहम हो जाएगा, ठीक है, तो वो 101 बन जाएगा। तो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाए तो वो जीरो अहम हो जाता है, ठीक है। आप उसके मुताबिक वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने अहम अदाद है, ठीक है। इसके बाद चौथा रूल कि जीरो कब अहम नहीं हो सकता, ठीक है। अब जीरो अगर लेफ्ट साइड पर आ जाए, जीरो अगर जो है कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर आ जाए तो वो जीरो अहम नहीं होगा। जीरो अहम कब नहीं होगा, अगर कोई जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के कोई लेफ्ट साइड पर कोई जीरो आ जाए वो जीरो अहम नहीं होगा, ठीक है। क्या मतलब इस बात का, जैसे 0.016, ठीक है। अब ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये अहम है, लेकिन अगर कोई जीरो इनके लेफ्ट साइड पर आ जाए तो ये जीरो अहम नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर कितने अहम अदाद हैं, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। बाकी जो जीरो है वो सिर्फ स्पेस देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो अहम नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में वो जीरो अहम नहीं होते जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर आ जाए, जो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर आ जाए वो जीरो अहम नहीं होते, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें रूल के बारे में। फिफ्थ रूल में कहता है कि जीरो एक और जो है वो कंडीशन में अहम हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। पहले तो आपने पढ़ा कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है तो वो अहम है, ठीक है। अब जीरो एक और जगह पे अहम हो सकता है, अगर राइट साइड पर हो, और अहम नहीं भी हो सकता, ठीक है, अहम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर जीरो ऑन द राइट में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी कि अहम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब अहम कब हो सकता है और अहम कब नहीं हो सकता, उसके लिए मैं एक पॉइंट लिखता हूं। अहम कब होता है, जीरो अगर डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर आ जाए, जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर जीरो राइट साइड पर आ जाए और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर हो तो वो जीरो क्या हो जाएगा, वो जीरो अहम हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे एक मेजरमेंट कोई भी आप ले सकते हैं, एग्जांपल में 156.00, ठीक है। अब आपने एक ये मेजरमेंट ली, इस मेजरमेंट जो में ये तीन तो अहम है, क्यों,
ये 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। अब अगर डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर 0 आ जाए तो हमने कहा वो m होता है, तो फिर इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह कोई भी वैल्यू के अंदर अगर पॉइंट की राइट साइड पर 0 आ जाए तो वो 0 क्या हो जाएंगे? m हो जाएंगे, ठीक है। अब 0 कब m हो सकता है और कब m नहीं हो सकता, ये बात है अगर पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखी हो, ठीक है। ये बात लिखते हैं, 0 ऑन द राइट विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, डेसिमल पॉइंट के बगैर अगर 0 राइट साइड पर है तो वो m हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो 0 m है या नहीं है। अब कैसे? मिसाल के तौर पे आपने किसी भी चीज का मैथ मेजर किया, ठीक है। अब फर्ज करें वो हमारे पास मैथ आया 8000 किलोग्राम, ठीक है, 8000 किलोग्राम। अब 8000 किलोग्राम के अंदर पॉइंट के बगैर राइट साइड पर है, नॉन जीरो की राइट साइड पर है और पॉइंट का इंटर भी नहीं है, तो इसके अंदर ये 0 m हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बात करते हैं। मैंने कहा डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। अगर तो ये जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मैथ मेजर किया है अगर उसका लीस्ट काउंट जो है वो, अगर उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, अगर उसका लीस्ट काउंट क्या है, यानी कि कम से कम वो वैल्यू जो है वो 1 किलोग्राम मेजर कर सकता है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 4। यानी कि मैंने कहा अगर 4 डिजिट्स के अंदर किलोग्राम के साथ, यानी कि मैथ्स आपको दिया गया है, तो अगर जिससे ये मेजरमेंट ली गई है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट ली गई है, अगर उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो ये चारों के चारों डिजिट्स जो हैं ये अहम डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। वो कैसे? अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में बयान करता हूं, इन साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप पॉइंट जहां पर नहीं होता वहां पे लास्ट पे होता है, तो पॉइंट को आप कितना मूव करवाएंगे? फर्स्ट नोट 0 के बाद तक, तो 1 2 3, तो क्या देगा? 8.000 10 की पावर 3 किलोग्राम। तो हमने कहा पॉइंट की राइट साइड पर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाते हैं? m, वो m हो जाते हैं। तो बेटा इसके अंदर फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब अगर इसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम ना हो तो फिर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने होंगे? अगर आप मेजरमेंट हमारे पास 8000 किलोग्राम ही है, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर रहे हैं, फर्ज करें उसका लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास है 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। तो फिर इसके अंदर अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में बयान करता हूं तो ये कहता है कि भाई पॉइंट के बाद फिर 2 डिजिट्स अहम होंगे, यानी पॉइंट के बाद जो है वो 2 जीरो लिखेंगे। अगर पॉइंट को मूव करवाएं तो 8 पॉइंट वैसे था 000, तो आप इसके अंदर 2 जीरो लिखेंगे और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जरा बात को फिर समझे। मैंने कहा अगर 0 राइट साइड पर है विदाउट डेसिमल पॉइंट तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। अगर 4 डिजिट्स के अंदर वो वैल्यू बता रहा है, 8000 किलोग्राम किसी चीज का मैथ आ रहा है, ठीक है, अगर उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर है, चारों अहम है, ठीक है। अगर इसी जो है वो मेजरमेंट आपने इतनी ही ली और जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 10 किलोग्राम, ठीक है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बात को समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास इसका 5वां रूल। छठे रूल में कहता है कि ये जो आपने 10 की पावर 3 लिखी है, 10 की पावर 3, 10 इज रेज पावर 3, ये अहम हो सकती है नहीं हो सकती? कहता है कि भाई ये 10 इज रेज पावर, यानी कि इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में साइंसी तरमीम में लिखी गई वैल्यू, लिखी गई जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर जो 10 की पावर 3 है, यानी कि कोई भी अगर 10 इज रेज पावर आपके पास आ जाए, फर्ज करें वो 10 इज रेज पावर n है, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये अहमदाद नहीं है। कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास वैल्यू आ जाए उस वैल्यू के अंदर जो 10 की पावर वाली वैल्यू होगी वो अहम नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हमने ऊपर वैल्यू लिखी कि 8.000 10 की पावर 3 किलोग्राम, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप कितने बताएंगे? मैंने ऊपर लिखा कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। 10 की पावर वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है। ये है इसका लास्ट रूल जी। सिग्निफिकेंट फिगर्स में दूसरे पार्ट का स्टार्ट करते हैं।
यानी कि पार्ट 2 के अंदर पार्ट 1 में हमने क्या क्या बयान किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसके जीरोस के लिहाज से क्या रूल्स हैं, हम अनसर्टेनिटीज को कम से कम कैसे कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट के अंदर बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, बेटर कैसे बनाया जा सकता है। जैसे अगर ऐसी वैल्यूज हमारे पास आ गए जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं या जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स के अंदर देखें, कैलकुलेटर्स के अंदर अगर हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से वो बहुत लंबी वैल्यूज दे देता है, ठीक है। अब वो बहुत लंबी वैल्यूज के अंदर हम उसको कम से कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि कहां तक हम अपना आंसर जो है वो करेक्ट लिख सकते हैं और उसको राउंड ऑफ कैसे करके जो है वो बयान किया जा सकता है, ये जो है वो भी बयान करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर, मैंने जैसे आपके सामने एक बात की, ये एक कैलकुलेशन लिखी हुई है और इस कैलकुलेशन का आंसर जो है वो ये आया है। अब इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे कि भाई ये इतना लंबा आंसर कैलकुलेटर के अंदर दे रहा है, इसको हम बिल्कुल ठीक जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक कैसे जो है वो करेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बात की हमने कहा अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपके आ जाए प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या आपके पास जो है नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर अगर आपने वैल्यूज को जो आपके मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, उन मेजरमेंट्स को आपने ज्यादा बेटर बनाना है, ज्यादा एक्यूरेट बनाना है, तो एक्यूरेट बनाने के लिए पहली बात कि आप उन जो आंसर्स हैं उन आंसर्स के अंदर आप आंसर कहां तक लिख सकते हैं, फिर आंसर आपने जहां तक लिखना है फिर उसको किस तरह राउंड ऑफ करके जो है वो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखें आपके सामने ये मेजरमेंट बयान की गई। अब इस मेजरमेंट के अंदर आपके पास नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है, ये बुक के मुताबिक इसकी एग्जांपल है। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इसका आंसर आता है हमारे पास 1.45768982 10 की पावर 10 इज रेज़ पावर 3, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने करेक्ट करके कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग रूल के अंदर कहता है कि अगर कोई वैल्यूज प्रोडक्ट हो रही है यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, उसके अंदर आपने जो भी आंसर आया आपका बहुत लंबा आंसर आया, ठीक है, वो लंबे आंसर के अंदर आपने वैल्यूज को ज्यादा करेक्ट तक कैसे लेके जाना है। वो कहता है भाई इस मेजरमेंट के अंदर वो चाहे मल्टीप्लाई के अंदर हो चाहे वो डिवाइड के अंदर हो, देखें कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर है। क्या बात की हमने कि सबसे लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आपके पास तीन मेजरमेंट्स तकरीबन दी गई हैं, दो आपकी मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि 5.348 10 इज रेज़ पावर -2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3.64 10 की पावर 4 से, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 1.336 के साथ, तो आपके पास तीन वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पहले ये देखते हैं। देखिए पहली वैल्यू आपके पास इतनी है, ठीक है, इसके अंदर आपने रूल्स पढ़े। जैसे पहला रूल क्या था कि तमाम के तमाम ऐसे डिजिट्स जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जो आपके पास जीरोस मौजूद नहीं होते बेटा, वो सारे के सारे अहम होते हैं। तो इसके अंदर कितने अहम है 5 3 4 8, ये सारे के सारे डिजिट्स अहम है, यानी कितने अहम है 4। अब 10 की पावर -2 आपने पढ़ी लास्ट रूल के अंदर के सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो पावर वाली वैल्यू आएगी वो इंपॉर्टेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देखें इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर्स हैं, अहम अदाद है 1 2 3 10 इज रेज़ पावर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो तीन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसके मुताबिक आंसर को जो है वो लेकर जाना है, जो हमारा आंसर होगा वो लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर के बराबर होगा, यानी कि जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कितने हैं 1 3 3 6, यानी कि चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर पाए जा रहे हैं, ये मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका आंसर है ये हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो पाए जा रहे हैं, इसके मुताबिक आपने ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसके आंसर के अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाने चाहिए, सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाने चाहिए, इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स ना हो, ठीक है। अब आपने तीन तो सिलेक्ट कर लिए, लेकिन इसको एक और रूल जो है फॉलो किया जाता है, वो है राउंड ऑफ का रूल, यानी कि आप जो अदाद लिखेंगे, ठीक है, लास्ट जो अदद होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो किसके मुताबिक आप सोल्व करेंगे, वो सोल्व करेंगे राउंडिंग द नंबर्स के लिहाज से। क्या रूल्स हैं वो, राउंडिंग द नंबर्स, कि हम सारे के सारे नंबर्स को राउंड करके कैसे लिखा जा सकता है, राउंडिंग द नंबर्स, ठीक है। हमने 9th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया,
हमने 10th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। अब उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम जो आंसर लिखते थे, जो आंसर बहुत लंबे आते थे, उनको हम जो है वो आंसर जितना भी पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट्स लेने हैं, 3 डिजिट्स लेने हैं, जितने भी आपने डिजिट्स लेने होते थे, फिर आप उसको लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करके लिखते थे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं राउंडिंग द नंबर से कि जिनको आप फॉलो करते थे। दोबारा इसको एक बार पढ़ते हैं बेटा। 3 रूल्स हैं नंबर्स को राउंड करने के लिए। ठीक है, यानी कि पहले रूल के अंदर कहता है कि आपने जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, अब हमने कितने लेने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, तो इसके अंदर लास्ट डिजिट देखें कि वो 5 से बड़ा है। पहला रूल ये बताएगा 5 से बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं तो लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, ये है दूसरा रूल। फिर तीसरे रूल के अंदर कहता है अगर वो लास्ट डिजिट 5 ही है, ठीक है, तो फिर किन चीजों को फॉलो करके इसका आंसर हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। पहले रूल के अंदर कहता है इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर लास्ट डिजिट बड़ा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो डिजिट हमारे पास मौजूद होगा सारे के सारे नंबर्स को आप बाकियों को डिलीट कर देंगे। जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके अंदर आप इंक्रीज कर दें 1, इंक्रीजिंग बाय 1। इसके अंदर आपने 1 को बढ़ा देना है, बाकी सारे नंबर्स को डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग नंबर्स आर डिलीटिंग। अब बाकी नंबर्स को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और जिसको राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से भरा हुआ तो उसमें आप एक डिजिट को बढ़ा दें। ठीक है, कैसे, मैं जरा इसको एक एग्जांपल आपके सामने बयान करता हूं इसके बारे में कि भाई कहता है आपके पास जो भी आंसर आ रहा है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग में। ठीक है, अब देखिए मेरे पास आंसर फर्ज करें आया कि 1.67592101। ठीक है, ये आपके पास एक अदद है, ये आपके पास एक नंबर है। ठीक है, अब इन नंबर्स के अंदर आपने पॉइंट के बाद फर्ज करें 2 वैल्यूज को लेना है। ठीक है, अगर आपने 2 वैल्यूज को लेना है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, तो आप जो लास्ट डिजिट होंगे वो देखेंगे कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर वो 5 से बड़ा है तो आप उसके अंदर बाकी सभी को डिलीट कर दें और वो लास्ट डिजिट जो होगा उसमें 1 बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.68। बाकी नंबर्स को आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे 592101, ये नंबर्स को आपने डिलीट कर दिया। जो लास्ट डिजिट है वो 5 से अगर बड़ा है तो आपने उसके अंदर जो है वो 1 इंक्रीज कर दिया। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरे रूल के अंदर कहता है कि अगर लास्ट डिजिट इधर 5 से बड़ा है, दूसरे रूल के अंदर 5 से छोटा है, इफ द लास्ट डिजिट जिसको हमने राउंड ऑफ करना है इज लेसर देन 5, अगर वो 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, बाकी सभी को डिलीट कर दें और वो नंबर जो है वो ऐसे का इट रिमेन्स अनचेंज्ड। इट रिमेन्स अनचेंज्ड यानी कि आप उसको तब्दील नहीं करेंगे, बाकी नंबर्स को आपने डिलीट कर देना है। रिमेनिंग नंबर्स आर डिलीटिंग, रिमेनिंग नंबर्स आर डिलीटिंग, बाकी नंबर्स को डिलीट कर दें। ठीक है, और अगर वो 5 से नंबर छोटा है तो आप उसको अनचेंज करेंगे, यानी कि आप उसको तब्दील नहीं करेंगे। क्या मतलब इस बात का, देखें एक एग्जांपल के साथ इसको वाज़िया करें। जैसे मेरे पास नंबर है 1.64597801। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। आपने इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं 164। ठीक है, लास्ट डिजिट को आप राउंड ऑफ करेंगे। अगर वो 5 से छोटा हुआ, अब 4 इज लेसर देन 5, 4 जो है 5 से छोटा है, अगर ये 5 से छोटा है तो बाकी सभी को डिलीट करके इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.64, बाकी सभी को आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये सेकंड रूल। इसके बाद तीसरे रूल के अंदर कहता है कि अगर लास्ट डिजिट इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर आखिरी डिजिट 5 ही है तो क्या करेंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा कि उस लास्ट डिजिट से पहले जो डिजिट है, देखें हमने जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, हमने कभी आपने अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं तो आपने किस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, यानी कि तीसरे डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है। जहां तक आंसर लेना है आखिरी डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है। तो अगर वो आखिरी डिजिट आपके पास 5 है तो उससे पहले वाला आपने अब इस बार जो है वो डिजिट देखना है। अगर तो उससे पहले वाला डिजिट जो है वो
अगर वो इवन है, इफ द डिजिट इज इवन, किससे पहले? इफ द डिजिट बिफोर 5, जिसको आपने नोट ऑफ करना है, अगर उससे पहले वाला डिजिट जो है वो इज इवन, अगर वो इवन है, अगर वो इवन है तो इट रिमेन्स अनचेंज, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल बयान करते हैं कि हमारे पास एक डिजिट है 1.646598601। ठीक है, एक आपके पास डिजिट दिया गया है। अब इसके अंदर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही लेने हैं। तो लास्ट डिजिट देखें वो 5 है, अगर वो 5 है तो उसके पीछे वाला देखें क्या वो इवन है, अगर वो इवन है तो आपने इसका आंसर जो है यानी कि ये रिमेन्स अनचेंज रहेगा, ये तब्दील नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.65, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या मैंने कहा कि अगर पहले रूल के अंदर अगर आपका डिजिट 5 से बड़ा है तो आप उसके पीछे वाले यानी कि वही डिजिट को आपने एक इंक्रीज कर देना। ठीक है, अगर वो 5 से छोटा है तो वैसे का वैसे ही रहने देना है। अगर वो 5 ही है तो फिर आपने देखना है कि उससे पहले वाला डिजिट जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 ही है तो उससे पहले वाला डिजिट अगर तो वो इवन है तो वो वैसे का वैसे ही रहने देंगे, आंसर वैसे का वैसे ही रहने देंगे, रिमेन्स अनचेंज। यानी कि जितने आपने डिजिट सिलेक्ट करने हैं उतने ही लिखें। ठीक है, 3 करने हैं तो 3 वैसे के वैसे लिख दें। अगर वो डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 है उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन है। ठीक है, दूसरे पार्ट के अंदर थर्ड रूल के अगर वो डिजिट इफ द डिजिट बिफोर 5 जिसको आपने राउंड ऑफ करना है वो 5 है, अगर उससे पहले वाला डिजिट इज ओड, अगर वो ओड है, एक ताक अदद है, तो फिर क्या करेंगे? अगर वो ताक अदद है तो उसमें आप इंक्रीज बाय 1, बाकी सभी को डिलीट कर दें, उससे यानी कि 5 के अंदर जो है आप 1 को बढ़ा दें, 5 के अंदर 1 को बढ़ा दें। ये देखिए एक डिजिट हमारे पास एग्जांपल इसकी 1.6, अब आप ले लें ऑर्डर नंबर तो 3596801। ठीक है, आपने इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लेने हैं। तो आप देखें कि अगर 3 लेने हैं तो लास्ट डिजिट अगर आपका 5 है तो उससे पहले वाला अगर तो वो ऑड नंबर है तो आप उसके अंदर यानी कि जो ऑड है वो नहीं, जहां तक राउंड ऑफ करना है जो 5 डिजिट है उसके अंदर आप 1 बढ़ा दें। ठीक है, 1.36 ये इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ये थे 3 रूल्स, ये 3 रूल्स राउंड ऑफ करने के। कोई भी वैल्यू हमारे पास वो मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग के अंदर आती है। अब कैलकुलेटर में इतना इतना लंबा आंसर दे देता है। ठीक है, अब उन लंबे आंसर्स को आपने कैसे, एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिखने हैं, ठीक है, वो इसके मुताबिक कि आपने जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके मुताबिक आपने जो है वो आंसर को फॉलो करना है। और जहां तक आंसर को आपने फॉलो करना है वहां पे आपको फिर जो है वो राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। तो अब इन 3 रूल्स के मुताबिक इस मेजरमेंट को हमने करेक्ट करना है। ठीक है, अब ये मेजरमेंट आपके पास करेक्ट कैसे आएगी? देखें, हमने कहा कि भैया आपके इस मेजरमेंट, ये जो आपके पास सारी की सारी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर है? ये वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसके मुताबिक आपने इस आंसर को लिखना है। तो इस आंसर के अंदर भी आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं? 3 ही अहम अदाद लेने हैं। ठीक है, अब इस अहम अदाद 3 लेके आप इसको राउंड ऑफ करके कैसे इसका आंसर जो है वो करेक्ट हासिल करेंगे? देखें, हमने कहा कि भाई आपने 3 अदाद लेने हैं। ठीक है, 3 अदाद हमारे पास आ गए 1.45। ठीक है, अब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। कैसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे? हमने कहा था, अब देखिए तीसरा अदाद क्या है? 5। थर्ड रूल के अंदर कहता है अगर आपका लास्ट अदद, आखिरी अदद जो है वो 5 है तो उसके पीछे वाले अदद के अंदर देखें क्या वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो वैसे वैसे रहने दें, अगर ओड है तो उसके अंदर एक जो है वो इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो हमने देखा भाई हमारा लास्ट अदद 5 है, उससे पीछे वाला एक जो है वो अदद वो इवन है, अगर वो इवन है तो आप उसमें अनचेंज करेंगे यानी कि उसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1.45 ही आएगा, तब्दील किए बगैर। तो 10 इज रेज पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिहाज से। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तीसरी वर्किंग के लिहाज से अगर आपने वैल्यूज को ऐड करना है या वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। अब नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? कहां तक आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो देखने हैं, किस मेजरमेंट के मुताबिक देखने हैं? ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर करते हैं। इससे पहले हमने मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के लिहाज से देखा कि अगर आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं उनका, या आप उनका क्वोशिएंट लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपने वैल्यूज कहां तक लिखनी है? आप उसके अंदर देख रहे हैं भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपने किसके लिहाज से देखना है। ठीक है, कि सबसे कम जो है वो किसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर पाए जाते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो राउंड ऑफ करेंगे। याद रखें, राउंड ऑफ सिर्फ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के अंदर होता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप नहीं करते।
ठीक है, सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स पे आए। ठीक है, आपके पास जो नंबर्स डेसिमल पॉइंट के अंदर लिखे हो, ठीक है, पहली बात हमें लिखने का तरीका नहीं आता, ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो निकालने हैं, आपके पास नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते हुए नंबर्स को आपने इशारिया के नीचे इशारिया लिखना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लिखना है। बाकी डिजिट आपके जितने मर्जी राइट पे चले जाएं, जितने मर्जी आपके लेफ्ट पे आ जाएं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, पहली वैल्यू आपके पास 72.1, 3.42 और 0.003, इनको ऐड करें। पहले ऐड कैसे करेंगे, पहले आपके पास जो है डिजिट लास्ट वाला 3 वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है, तो 3 वैसे का वैसे। ठीक है, 2 को 0 में ऐड करें, आंसर 2 ही आएगा। फिर 4 को 1 में ऐड करें, कितना आंसर आएगा 5, 5 ही आ जाएगा। फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आपके पास आ जाएगा। 3 को 2 में ऐड करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा 5, और इसके बाद 7 वैसे का वैसे ही। तुम्हारे पास इसका आंसर क्या आ गया 75.523। ठीक है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन कौन सी वैल्यू को किस तरह फॉलो करके जो है, कौन से रूल के मुताबिक आप इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को लिखेंगे या कितने लिखेंगे, ये बात करते हैं। पहले इसको ऐड करें, इसको भी पहले के अंदर आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे के अंदर 3 है, फिर तीसरे के अंदर 4 है। ठीक है, अब ऐड करें, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप 3 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 और 3, 4 को 3 में ऐड करें 7, 5 को 7 में ऐड करें 12, 2 नीचे 1, इसका जो है वो आंसर चला जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, तो 1 आपका नीचे आ गया, 1 जो है वो इसका आंसर चला जाएगा। पॉइंट अपनी जगह पे लगाएं जहां पे लिखा हुआ है। 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8, तो इसकी हमारे पास मेजरमेंट आ गई 8.1273। ठीक है, ये दोनों के आंसर आ गए। अब दोनों के अंदर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करके कि किसके मुताबिक आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। ठीक है, याद रखें, इसमें मैंने क्या बताया, राउंड ऑफ नहीं किया जाता, राउंड ऑफ सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कहता है कि जो भी मेजरमेंट आपकी आएगी, ठीक है, जो भी क्वांटिटीज आप उनको ऐड कर रहे हैं, उनके मेजरमेंट्स के अंदर जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस हुआ है, स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस है जिसके अंदर, उसके मुताबिक आपने आंसर को लिखना है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेस हुआ है, उसके मुताबिक आप उसकी मेजरमेंट के आंसर को लिखेंगे। जैसे देखिए 3 मेजरमेंट्स हमारे पास, ठीक है, 72.1, इसके अंदर कितने जो वो डेसिमल प्लेस हुआ है देखते हैं। पहली बात, इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे कि पॉइंट हमारे पास हमेशा लास्ट पर ही होता है, तो पॉइंट अगर हमारा लास्ट पर हो तो कितना इसके अंदर डेसिमल जो आपने मूव करवाया हुआ है, अगर लास्ट पर है तो 1 मूव करवाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपने 1 डेसिमल प्लेस करवाया हुआ है। ठीक है, 1 डेसिमल जो है वो मूव करवाया हुआ है। इसके अंदर पॉइंट अगर लास्ट पर है तो 1 2, इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस करवाए हुए आपने। ठीक है, इसके बाद तीसरी मेजरमेंट अगर पॉइंट लास्ट पर है तो 1 2 3, इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेस जो है वो मूव करवाए हैं। अब सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके अंदर मूव करवाए हैं, पहली मेजरमेंट के अंदर आपने सबसे कम डेसिमल प्लेस करवाए। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने इसका जो है वो आंसर लिखना है। ठीक है, अगर हमने कहा कि सबसे कम जिसके अंदर डेसिमल प्लेस सबसे कम किसके अंदर पॉइंट को आपने मूव करवाया हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे कम मूव करवाया होगा उसके मुताबिक आपने जो है इसका आंसर लिखना है। तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपने पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस मूव करवाया है, इनके पॉइंट के बाद 1 वैल्यू इसके अंदर है, तो इसके अंदर भी आपने पॉइंट के बाद 1 ही वैल्यू लेनी है। तो इसका करेक्ट आंसर 75.5, इसके अंदर भी पॉइंट लास्ट पर था तो 1 ही मूव करवाया है। ठीक है, अगर हम ये आंसर लिखें तो इसके मुताबिक ये बात है, इनके पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आप लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू आपके पास है, इसके अंदर भी 3 मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, तीनों के अंदर कितने कितने डेसिमल प्लेस मूव करवाए हैं। देखिए पहली मेजरमेंट में पॉइंट अगर लास्ट पर है तो 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 डेसिमल प्लेस करवाए हुए हैं। इसके अंदर पॉइंट लास्ट पर है 1 2, तो 2 डेसिमल प्लेस करवाए हुए हैं। पॉइंट लास्ट पर है 1 2 3, तो इसके अंदर आपने 3 डेसिमल प्लेस मूव करवाए हुए हैं। सबसे कम दूसरे मेजरमेंट के अंदर 4.10 के अंदर आपने डेसिमल प्लेस जो है वो करवाए हैं। तो बेटा 2 डेसिमल प्लेस के मुताबिक आप इसका आंसर लिखेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, तो इसके अंदर भी आपने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज ही लेनी है, बाकियों को आप जो है वो डिलीट कर देंगे। तो इसका आंसर जो है वो ये। तो क्या सीखा हमने कहा अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वर्किंग के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर्स वाले आपके पास क्वेश्चंस आ जाए
तो उसमें किसके मुताबिक आपने वैल्यूज के आंसर्स को करेक्ट करना है। आपने कहा कि जिस मेजरमेंट के अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा उसके मुताबिक आपने आंसर को लिखना है। यानी कि अगर एक डेसिमल प्लेस सबसे कम आपके पास आ रहा है तो आप एक जो है वो पॉइंट के बाद यानी कि एक वैल्यू आएगी। अगर दो डेसिमल प्लेस सबसे कम आपके पास आ रहे हैं तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये थे आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग के रूल्स। ठीक है, अब देखिए हर चीज का अगर फायदा है यानी कि उसके वो वैल्यूज को ज्यादा करेक्ट कर रहा है तो उसके नुकसान भी हैं, यानी कि उसकी लिमिटेशन भी हैं, खामियां भी हैं कि अगर वो ये काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर रहा। देखिए लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या क्या खामियां मौजूद है। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ बताता है जो आपको मेजरमेंट गिवन होती है, जो आपको मेजरमेंट जो है वो कोई भी आप आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझा है वो सारी की सारी मेजरमेंट्स के अंदर जो आपको गिवन है, यानी कि जो मेजरमेंट आपको दी गई है, आपको मेजरमेंट ये दी गई है। ठीक है, आपने इसके मुताबिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फॉलो करके इसका आंसर निकालना है। लेकिन क्या ये मेजरमेंट ठीक है या ये नहीं ठीक, ये कौन बताएगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नहीं बताता। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या नहीं बताते? जो मेजरमेंट्स आपको गिवन है उसके मुताबिक आपको आंसर वो करेक्ट तो बता देगा, वैल्यू करेक्ट है या नहीं है तो ये उसके बारे में नहीं बताता। ठीक है, आप जो भी आंसर निकाल रहे हैं वो आंसर तो आपने बता दिया कि भाई इस आंसर के मुताबिक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं, लेकिन क्या वो आंसर ठीक भी है या नहीं है, अहम अदाद उसके बारे में नहीं बताते। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप मेजरमेंट जो निकाल रहे हैं उसके अंदर जो भी एरर आ रहा है, वही बात जो हमने पीछे की कि भाई कोई ह्यूमन एरर आ रहा है, कोई सिस्टमैटिक एरर आ रहा है, यानी कि जो उसको इस्तेमाल कर रहा है क्या उसे इस्तेमाल करना आता भी है कि नहीं आता, वो मेजरमेंट ठीक ले रहा है या नहीं ले रहा। दूसरी बात, क्या वो सिस्टम जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो ठीक है या नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बता सकते। ठीक है, आपको ये जरूर बताता है कि भाई ये मेजरमेंट के मुताबिक, इसके मुताबिक ये आंसर करेक्ट आपका है, लेकिन क्या वो आंसर ही करेक्ट है या नहीं है, ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बताते। ठीक है, कोई ह्यूमन एरर आ जाए, कोई ऐसा एरर, भाई मैं अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा हूं तो क्या वो मेरे अंदर खामी है, कभी मुझे वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बताते। दूसरी बात, कोई एरर ऐसा है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है, ठीक, कोई जीरो एरर आ जाता है उसके अंदर, तो सिस्टमैटिक एरर के बारे में भी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बताते हैं। ठीक है, सिर्फ किसके बारे में बताते हैं, जो आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट आएगी उसके मुताबिक आप जो है आपको जो है वो करेक्ट आंसर बता देंगे। कोई एरर्स आ जाए, किसी भी तरह के एरर्स आ जाए, क्या वो मेजरमेंट ठीक है या नहीं, तो वो आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, ये थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सारी बातें कि आप किन किन रूल्स को फॉलो करके तमाम की तमाम मेजरमेंट्स को किस तरह ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं और अनसर्टेनिटीज को किस तरह कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिमिटेशन भी पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में कि आप कोई भी क्वांटिटीज की डायमेंशंस को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे लेक्चर में साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।